बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो आज हम आपके बीच केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हुए हैं। आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर से आपका बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो एक चीज़ और, यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप जा कर के सत्या केमिस्ट्री बिहार शरीफ चैनल को खोलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज का लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में है। जैसा कि लेक्चर नंबर 6 में हमने बात किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, जहां से हम एलिमेंट्री रिएक्शन के ऑर्डर को भी निकाल लेते और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर को निकाल लेते। आपकी सिलेबस में बस 2 ऑर्डर के रिएक्शंस को ही पढ़ना है। एक 0 ऑर्डर का रिएक्शन पढ़ना है और एक आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन पढ़ना है। अब ये कैसे पता चलता है कि कौन 0 ऑर्डर कौन फर्स्ट ऑर्डर? जैसे देखिए, यदि हम रिएक्शन के ऑर्डर को कैलकुलेट किए और ऑर्डर आ गया यदि 0, इसका मतलब वो रिएक्शन 0 ऑर्डर के। और इस तरह का रिएक्शन हमें पढ़ना, इस तरह का रिएक्शन पर आपको सवाल मिलेगा। यदि रिएक्शन के ऑर्डर को निकालिए और ऑर्डर हो गया 1, तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो गया हमारा कौन ऑर्डर का? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। और इसी तरह के रिएक्शन को हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम इसी तरह के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि जिस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक रिएक्शन लेते हैं, हम एक रिएक्शन ली और हमने इसी रिएक्शन को बोला कि यह जो रिएक्शन है इसको हम बोले कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। यदि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो इसका मतलब कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 होगा ना? होगा। यदि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। यदि रिएक्शन का ऑर्डर मालूम है तो इसका रेट निकालने का समीकरण बना सकते हैं। कैसे? R बराबर एक रेट कांस्टेंट डालते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर कितना लेते हैं? 1। ऑर्डर को न कंसंट्रेशन का पावर लिया जाता है। एक रेट कांस्टेंट डालते हैं और उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं, उसके पावर उस रिएक्शन के ऑर्डर को ही डालते हैं। तो बताइए इस समीकरण से हम कह सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब बताइए कि यदि हम आपसे पूछें कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कहते हैं जिसका रेट जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट क्या है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है। तब ने हम रिएक्शन को बोले जाकर के फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। तो आइए लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। The reaction whose rate is directly proportional to concentration of reactant is called। तो वैसे रिएक्शन को कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसका दर अभिकारक के सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद इसको उतारिए।
और हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई। तो जैसा कि आप जानते हैं रेट कांस्टेंट वाला समीकरण, जहाँ पे रेट कांस्टेंट मौजूद रहता है तो R बराबर के, यही ना फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, आप इसी का यूनिट पता करना है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे ए। अब बताइए रेट का यूनिट क्या होगा, आपको मालूम है रेट का यूनिट क्या होता है, बताइए। मोल पर लीटर इनटू सेकेंड होता है, बता चुके हैं। और के का यूनिट निकालना है और रिएक्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन जो होता है कौन सा यूनिट में होता है, मोल प्रति लीटर के फॉर्म में। अब बताओ मोल प्रति लीटर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के बराबर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। और इस तरह का आपको पूछेगा एज ऑब्जेक्टिव में कि बताइए फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो क्या जवाब होगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। यदि आप टाइम मिनट में रखिएगा तो मिनट इनवर्स, यहाँ पे टाइम को आवर में रखिएगा तो आवर इनवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स यदि ऐसा यूनिट में बात करें तो टाइम का सेकंड ही यूज करेंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या होता है, यूनिट होता है। और एक चीज और, यदि हम यहाँ से ग्राफ देख सकते हैं, देखिए यदि हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, बताइए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसका मतलब जब डायरेक्टली का रिलेशन होता है तो ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन जाएगा ऑरिजिन से पास करते हुए। आप जानते हैं इसको हम कहाँ रखें, वाई एक्सिस पर रेट को, और या इस टर्म को कहाँ रखें, एक्स एक्सिस पर। और जिस टर्म को हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको यम बोलते हैं। और ऐसा आप मैथ में समीकरण देखे होंगे, स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है y बराबर mx का समीकरण, जो कि जिस समीकरण का ग्राफ होता है इस तरह का होता है, ऑरिजिन से पास करेगा। तो ये आपका दिख रहा है ग्राफ में, वही बता रहा है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का सांद्रता बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है वैसे वैसे इस रिएक्शन का रेट भी क्या है, घट रहा है। ग्राफ यही बता रहे हैं, आप जैसे समझ सकते हैं। समझने का तीन भाषा, बाय समीकरण, आप समीकरण को देख करके समझिए, बाय लैंग्वेज जो लैंग्वेज लिखा हुआ, या बाय ग्राफ जो ग्राफ बना हुआ। आप तीनों भाषा में से किसी भी भाषा से आप उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तीन तरह, समीकरण से भी वही बात है, ग्राफ भी वही बता रहे हैं, लैंग्वेज भी वही बता रहे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं। देखिए अब देखा जाए काइनेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए गतिज समीकरण। फिर से सुनिएगा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए गतिज समीकरण। मतलब कि यदि हमें कोई फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को करवा करके यदि हमसे सवाल पूछेगा, एक डाटा उस रिएक्शन का अननोन कर देगा, तो हम उस डाटा को कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एक समीकरण बनाना होगा। हम एक फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को लेंगे, उस रिएक्शन को करवाएंगे, वहां से एक समीकरण बनाएंगे और उसी समीकरण से उस तरह का सवाल जब भी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन पर जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप जो हम समीकरण अभी हम बनाने जाएंगे उसी समीकरण का यूज करके हम सारे सवाल को करते हैं। तो आइए हम एक समीकरण तैयार करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। हम मान लेते हैं कि यही एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट जो बना है
इस रिएक्शन को हमने बोल दिया कि यह जो रिएक्शन हमारा है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो बताइए, अब इस रिएक्शन को करवाने के लिए मान लिया जाए जब टाइम 0 था, रिएक्शन टाइम, उस समय जब मान लेते हैं लेट टाइम 0, टाइम 0 का मतलब क्या समझे? इसी टाइम से हम इस रिएक्शन को शुरुआत कर रहे हैं करवाने के लिए। रिएक्शन टाइम अभी 0 लिए, अभी यहां से रिएक्शन को करवाएंगे। उस टाइम पर इसकी सांद्रता को हमने क्या मान लिया? उस टाइम पर ए का कंसंट्रेशन को क्या मान लिए? ए, यानी कि इतना सांद्रता से इस रिएक्शन का हम शुरुआत कर रहे हैं करवाने के लिए। उस टाइम पर अभी प्रोडक्ट क्या होगा? 0। प्रोडक्ट कैसे बना? रिएक्शन होगा तब तो प्रोडक्ट तैयार होगा। अभी तो फिलहाल उस प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो जाएगा? 0। अब हम एट टाइम टी टाइम तक, एट टाइम टी मतलब टी टाइम तक हम इस रिएक्शन को करवाए, तो उतना टाइम तक करवाने के बाद इसका सांद्रता ए से घट करके कितना हो गया? मान लिया जाए कि एट टाइम टी टाइम तक रिएक्शन को करवाया जाए, तो देखा यह गया कि इसका सांद्रता जो है x घट गया। शुरू में था a, टी टाइम तक रिएक्शन कराया तो इसकी सांद्रता घट करके कितना a से घटा? x माइनस का मतलब इतना घट गया इससे। अब इतना जितना इसका घटा उतना ही इधर जा करके प्रोडक्ट का निर्माण किया होगा। तो बताइए, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद अब इसकी सांद्रता क्या बचेगी? a माइनस एक्स बचा हुआ अभी भी है। अब प्रोडक्ट का सांद्रता कितना हो जाएगा? x। अब यहां से निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद, टी समय के बाद अभिक्रिया का दर। ये तो रिएक्शन करवा लिए। अब हम टी टाइम के बाद इस रिएक्शन के रेट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आर बराबर, रेट निकालने के लिए क्या तरीका होता है? पहले रेट कांस्टेंट डालेंगे और इनटू उस टाइम पर उसकी सांद्रता रिएक्टेंट का कितना है। तो बताओ, रिएक्टेंट का सांद्रता टी टाइम के बाद कितना हो गया? a माइनस एक्स। तो सांद्रता ले लेंगे कितना? a माइनस एक्स का पावर कितना? 1, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। यही रिएक्शन 0 ऑर्डर का होता है। इसी तरह से रिएक्शन करवाते, लेकिन जब रेट निकालते थे यहाँ पे पावर को क्या रख लेते? 0। आगे हम पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। यही हम इस रिएक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर का मानते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ रिएक्शन उसी तरह से कराते हैं। लेकिन जब हम रेट निकालने जाते हैं तो यहाँ पे सांद्रता का पावर कितना ले लेते हैं? 2। चलिए, तो बात की चीज है, आगे सब चीज देखेंगे। फिलहाल तो हम फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए देख रहे हैं। तो पावर हो जाएगा कितना? क्या हम रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। जब टाइमिंग में टी का परिवर्तन लाए रिएक्शन टाइमिंग में, तो इसकी सांद्रता में कितना का परिवर्तन आया? x का परिवर्तन। a से a माइनस एक्स हो गया, तो चेंज कितना हुआ? एक्शन चेंज हुआ। चेंज कैसे निकाला जाता है? जितना अमाउंट घटता है या जितना अमाउंट बढ़ता है वही ना चेंज हो गया। तो देखना, रिएक्टेंट का अमाउंट x घटा, अब प्रोडक्ट का अमाउंट x बढ़ गया। तो जितना घट रहा है या जितना बढ़ रहा है वही वैल्यू क्या कहलाएगा? चेंज। तो क्या हम ऐसे चेंज कितना आया? x आया, तो इसको लिख सकते हैं dx। चेंज बता रहे dx, अब बटे dt, डिफरेंशियल फॉर्म। माने d का मतलब हो गया चेंज। जब चेंज कितना लिए? t का, तो x बताया, सांद्रता का चेंज कितना हो रहा है? x का चेंज हो रहा है। तो हम इसी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt बराबर हो गया
के इंटू ए माइनस एक्स हो गया। अब इस चीज को ये एक बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल सम इक्वेशन को सोल्व करने का मैथ में आप तरीका जानते होंगे कि सेम वेरिएबल को सेम साइड करके और इंटीग्रेट किया जाता है तो ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। आइए dx बटे a माइनस एक्स बराबर के इंटू डी टी, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आप जानते हैं 1/x का डीसी पता है कितना होता है, 1/x का डीसी होता है, सॉरी इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में ln x। लॉग और ln में हम फर्क समझाए थे, ln x, और यदि यहाँ 2x रहेगा तो क्या हो जाएगा ln 2x, अब बटे जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहां भी तो वही बात है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे 1 बटे सॉरी कितना हो जाएगा ln a माइनस एक्स, नीचे वाला ln का फंक्शन में आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट नहीं कुछ है तो कितना है -1, तो -1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, बराबर कांस्टेंट को बाहर करेंगे और dt का इंटीग्रेशन t और प्लस एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट लाते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं c। अब यहां से बताइए ln a माइनस एक्स बराबर kt प्लस c, kt प्लस c। इस समीकरण को हम बोल दिए फर्स्ट। अब हम सबसे पहले इस कांस्टेंट के वैल्यू को निकालेंगे, तो सीधा हम प्रारंभिक स्थिति से चलेंगे, फ्रॉम प्रारंभिक स्थिति, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक स्थिति से चलते हैं। प्रारंभिक स्थिति क्या बता रहा है कि जब टाइम 0 है तो उस समय x का भी वैल्यू क्या आएगा, 0, चूंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ। अब इसी वैल्यू को हम रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा -ln a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा -ln a। अब इस c के मान को पुनः रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में, इस c के मान को पुनः रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि यहां से आ जाएगा माइनस माइनस, देखो -ln a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा kt और माइनस c का मान रखो -ln a। अब बताइए इसको हम इधर लाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए यहां से क्या है, उसको इधर लो, ln a माइनस एक्स बराबर kt आया। अब जैसा कि जानते हैं ln x माइनस ln y का फॉर्मूला पता है ना, वही लॉग वाला फॉर्मूला, ln x माइनस ln y बराबर होता है ln x बटे y। यहाँ भी वही चीज करेंगे, क्या हो जाएगा ln a बटे a माइनस एक्स बराबर kt। अब जैसा कि आपको पता है कि हम हर समीकरण को लॉग में ले जाएंगे 10 के बेस पर, ताकि हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि जो हम लॉग का वैल्यू निकालते हैं वो लॉगरिथमिक चार्ट से निकालते हैं। हर केमिस्ट्री के बैक साइड में एक चार्ट देखिएगा मिलेगा, लॉगरिथमिक चार्ट, तो वो जो वैल्यू दिया हुआ रहता है वो 10 के बेस पर वैल्यू दिया हुआ है। अभी जो यहाँ बेस में है ई का बेस है ई, तो इसको 10 के बेस में ln को सीधा लॉग में लाने के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, 2.303 से गुना करते हैं, तो 2.303 इंटू लॉग, अभी जो लॉग है 10 के बेस वाला लॉग है, लॉग a बटे a माइनस एक्स बराबर कितना kt। यहां से बताओ k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर क्या बोलेंगे, या t बराबर जो निकालना, t बराबर हो जाएगा 2.303
303/k इंटू लॉग a/a माइनस एक्स। यही होता है, दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इक्वेशन एक तो बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने के लिए बोलेगा 5 मार्क्स में, और इस चैप्टर का एकलौता एक यही एक सवाल है जो बार बार हमेशा बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछ रहा है। लगातार वर्ष 2019 से लेकर के अब तक के एग्जाम में एक भी ईयर हम कह सकते हैं गैप नहीं है जो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए नहीं बोलता। ये 5 मार्क्स का सवाल आएगा, बोलेगा कि डिराइव द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले तो पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिराइव द काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए गतिज समीकरण को व्याख्या करें। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बताएं, उसका काइनेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को कैसे लाए हैं, कैसे लाए, स्टार्टिंग किए थे, एक रिएक्शन लिए थे, रिएक्शन करवाए, रेट निकाले और बाकी जो प्रोसेस किए उस तरह से कीजिए, यहाँ तक पहुंचिए। यही आपका इतना कीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स देगा। एक तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये इक्वेशन काफी महत्वपूर्ण है, और जितने भी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सारा क्वेश्चंस इसी समीकरण से हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो आगे सीखेंगे। फिलहाल आप इस इक्वेशन को फिलहाल नोट्स कीजिए। यही होता है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का काइनेटिक इक्वेशन, इसको नोट कीजिए। चलिए उतार लिए होंगे। अच्छा बताइए इस इक्वेशन में ए क्या बता रहा है, ए क्या है, ए कहला रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। जिनको हिंदी लिखना है वो सुन करके बगल में लिख लीजिएगा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। और बताओ a माइनस एक्स क्या है, बताइए a माइनस एक्स क्या बता रहा है, a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स क्या बता रहा है बताइए। ये भी रिएक्टेंट का ही सांद्रता बता रहा है, लेकिन t टाइम के बाद ये भी क्या है, concentration of reactant after time t, आफ्टर टाइम t। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा न्यूमेरिकल कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन जिसकी प्रारंभिक सांद्रता 5m है, तो पूछेगा कि बताइए 10 मिनट के बाद उसकी सांद्रता क्या होगा। तो यहाँ टाइम 10 रख देंगे, रेट कांस्टेंट का मान क्वेश्चन देगा, प्रारंभिक सांद्रता ले लेंगे, तो a माइनस एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो वही ना वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो चलिए तो न्यूमेरिकल होगा इस पर, तो ये सब बात करेंगे आगे। फिलहाल हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन आपको केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में खास करके ऑब्जेक्टिव के सवाल में सबसे ज्यादा यूज करता है, कॉम्पिटिटिव से लेकर के बोर्ड एग्जाम दोनों तक। तो आइए हम यहाँ से कुछ ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ इसका ग्राफ ऑफ लॉग a माइनस एक्स वर्सेज टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ। जितने भी यहाँ ग्राफ बनाएंगे सारा ग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हर ग्राफ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर ग्राफ पर क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, फिर से पूछेगा।
ग्राफ ऑफ लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम। जैसा कि आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें उस ग्राफ बनाने के लिए उसका एक समीकरण बनाना होता है, उसी समीकरण का नेचर देख करके हम उसकी ग्राफ को खींचते हैं। तो बताइए लॉग ए माइनस एक्स और टाइम के बीच हमें एक समीकरण बनाना है। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो भी सवाल बनेगा सब इसी समीकरण का यूज कर करके सवाल बनाएंगे। लॉग ए बटे ए माइनस एक्स बराबर क्या होता है, बराबर होता है जाकर के के टी, वही चीज ना है। के को इधर ले आइएगा, सॉरी ये नहीं, क्या था टी बराबर 2.303 बटे के, ये था बटे के इंटू लॉग बता ए बटे ए माइनस एक्स, ये था। चलिए गुना कीजिए, के टी बराबर के टी बटे 2.303, तिरछा तिरछी गुना किए बराबर लॉग बोलिए ए बटे ए माइनस एक्स, यानी कि के टी बटे 2.303 बराबर लॉग ए माइनस एक्स। अब इसको हम इधर ले आते हैं, जिसका ग्राफ बनाना है उसको बाई एक्सिस पर रखिए। हमें लॉग ए माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है तो हमेशा लॉग ए माइनस एक्स को बाई एक्सिस पर रखेंगे। इसको इधर लाते हैं, लॉग ए माइनस एक्स बराबर, इसको इधर भेजिए, क्या हो जाएगा माइनस के बटे 2.303 इंटू टी अब प्लस लॉग लॉग ए। अब देखो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसी समीकरण का ग्राफ बनाने का तरीका, किसका ग्राफ बनाना है लॉग ए माइनस एक्स का। तो लॉग ए माइनस एक्स को बाई एक्सिस पर रखें। किसके वर्सेज बनाना है, टाइम के वर्सेज। टाइम को आप एक्स एक्सिस पर रखिए। चलिए इंडिकेट कीजिए, इसको हम बाई एक्सिस पर रखें, टाइम को हम एक्स एक्सिस पर। ये तो कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये तो फिक्स है ना। आप जानते हैं जिसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं उसके साथ जो कोएफिशिएंट दिखाई पड़ रहा है उसी को एम दीजिए। प्लस में तो प्लस या माइनस में तो माइनस में। शायद ये समीकरण आपका नेचर पता चल गया, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब ये समीकरण जो है स्ट्रेट लाइन का नेचर का दिख रहा है। इसका मतलब इस समीकरण का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन में होगा। सी बाई इंटरसेप्ट, ऑरिजिन से बाई एक्सिस का दूरी, यही दूरी बाई इंटरसेप्ट, ये दूरी को कितना बोल दिया लॉग ए। आप जानते हैं कि यदि स्लोप नेगेटिव होता है तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है घटते क्रम में जाता है, मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब नीचे की ओर जाएगा। यही ये प्लस रहता है तो यहाँ से ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। चारों क्वाड्रेंट में खींचना चाहते हैं, इसको ऊपर ज्वाइन कीजिए और यहाँ से सीधा मिला दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन। फिलहाल ये देखिए, सॉरी निगेटिव स्लोप में है, माइनस में दिख रहा है, तो यहाँ से ग्राफ ये। अब यहां से आपसे पूछेगा स्लोप, तो स्लोप कितना बोलिएगा, यही माइनस के बटे 2.30। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि बताइए लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ का स्लोप क्या है। तो आपका ऑप्शन में 4 को दिया रहेगा, जिसमें ये ऑप्शन जो भी रहेगा उसी को मारिएगा, माइनस के बटे 2.303। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनमें से कौन सा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सूचित करता है। ऐसा ऐसा 4 ग्राफ बना करके दे देगा, जिसमें ऐसा ग्राफ देखिएगा, ये वाला ग्राफ समझिए कौन ऑर्डर के रिएक्शन को बता रहा है। ये समीकरण फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है, ये ग्राफ कौन ऑर्डर, इसी समीकरण से ये खींचा, तो ये ग्राफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का है। चलिए उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको उतारिए फिर आगे बढ़ाइए। हम आगे बदल देते हैं, दूसरा ग्राफ हम ये खींचने जा रहे हैं, ln a माइनस एक्स वर्सेस टाइम। इसका मतलब हम समीकरण को ln में बदलेंगे, कैसे, इसको इधर ही छोड़ दीजिए, यही समीकरण फिर से लीजिए, t बराबर 2.303 बटे के इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स।
अब यहीं से के टी बराबर 2.303 बराबर के टी बराबर क्या, इसको हम एल एन लिख सकते हैं, एल एन चूंकि एल एन को वापस लॉग में लाएंगे फिर यही प्रक्रिया, एल एन ए बटे ए माइनस एक्स के टी बराबर फिर से वही चीज एल एन ए माइनस एक्स, फिर वही चीज इसको इधर लो, एल एन ए माइनस एक्स बराबर उधर भेजिए माइनस के टी प्लस एल एन ए, फिर से इसको हम बाई एक्सिस पर रखेंगे, वाई एक्सिस पर, टाइम को हम एक्स एक्सिस पर, ये कांस्टेंट और ये क्या हो गया एम, फिर से वही ग्राफ बट स्लोप इस बार बदल जाएगा, तब स्लोप था माइनस के बटे 2.303, एल एन वाला यदि ग्राफ का स्लोप पूछा जाए केवल और केवल क्या बोलेंगे माइनस के, केवल और केवल माइनस के, तो ये ग्राफ बना, चलिए इसको नोट कीजिए पॉज करके, हम आगे देखते हैं, एक और ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ ऑफ केवल और केवल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ए माइनस एक्स, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। अब की बार समीकरण में एल एन लॉग नहीं है, केवल ए माइनस एक्स और टाइम के बीच ग्राफ बनाना है, इसका मतलब समीकरण इन दोनों के बीच होना चाहिए, बनाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हम काइनेटिक इक्वेशन जानते हैं, जो भी हम काम करेंगे इसी इक्वेशन से काम करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए आप काइनेटिक इक्वेशन जानते हैं क्या, T बराबर 2.303 बटे के इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, चलिए तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, के टी बटे 2.303 बराबर लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ए बटे ए माइनस एक्स। अब देखिए यहां से ये लॉग के बेस में कितना है 10, या ऐसे कीजिए, देखो के टी बराबर 2.303 लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, के टी बराबर इसको आप एल एन लिख सकते हैं, एल एन ए बटे ए माइनस एक्स, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि मैथ में पढ़े होंगे कि log x बराबर यदि a है तो x का मान, चूंकि मैथ वाले log में 10 का बेस में 10 रहता है, तो ये जो बेस होता है वो इसका पावर में आ जाता है, इसका मतलब x बराबर कितना होगा 10 टू द पावर a। यही चीज यदि ln में रहेगा, यहां तो बेस में e है तो x का मान कितना है e टू द पावर, यहां भी वही बात है, a बटे ए माइनस एक्स का ग्राफ बनाना तो क्या होगा e टू द पावर के टी बोल सकते हैं, उलटिए a माइनस एक्स बटे a बराबर 1 बटे ए टू द पावर के टी, पावर है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब a माइनस एक्स बराबर a इंटू ए टू द पावर माइनस के टी। अब आइए इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए इसको हम जिसका ग्राफ बनाना है उसको वाई एक्सिस पर रखते हैं, टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रखें, तो बताओ कैसा समीकरण बना, इसको हम वाई एक्सिस पर रखें, ये तो कांस्टेंट दे दिए, कांस्ट आई टू दी पावर क्या है वही x माइनस एक्स के रूप में दिख रहा है, टाइम को तो हम एक्स एक्सिस पर रखें, ये तो कांस्टेंट के रूप में दिख रहा है,
ई टू द पावर -2x -3x -4x जो भी रहेगा सबका नेचर एक ही जैसा। ये ग्राफ आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, y बराबर e टू द पावर -x, माइनस में रहता है तो डिक्रीजिंग ग्राफ जाता है, एक्सपोनेंशियल। बताइए टाइम 0 रखेंगे तो y एक्सिस का वैल्यू a माइनस x का मान कितना होगा a, यही वैल्यू a जब टाइम 0। टाइम के अनुसार चूंकि माइनस जब पावर x का x के आगे माइनस रहता है, निगेटिव रहता है, निगेटिव x रहता है, तो यहां से ग्राफ डिक्रीजिंग की ओर जाएगा, घटते क्रम में ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये भी ग्राफ कौन ऑर्डर के रिएक्शन को बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को। तो इस तरह का ग्राफ से आपको सवाल मिलेगा कि बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को सूचित कर रहा है, और इस तरह का एक ये ग्राफ दे देगा, एक ऐसे बना के दे देगा, एक और भी इस ढंग से ऐसे बना के दे देगा, पूछेगा कौन सा ग्राफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को सूचित कर रहा है। तो यदि ध्यान दीजिएगा a माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ यदि इस तरह का दिख रहा है तो समझिए कि ये ग्राफ जो है कौन ऑर्डर के रिएक्शन को बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को बता रहा है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए उतार लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं। अब बात किया जाए हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ आधा आयु, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी लिख देते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु। आइए पहले हम बात करते हैं हाफ लाइफ। देखिए हाफ लाइफ का मतलब आप क्या समझते हैं, आधा आयु। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति यदि 80 वर्ष तक जिंदा रहता है तो उसका आधा आयु क्या होगा, 40 वर्ष, मतलब मरने का आधा समय। अब टेंशन ना लेना कि हम यहाँ पर, ऐसे तो तुम लोगों का भी हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, बट तुम लोग टेंशन आ जाएगा कि जो आगे प्लानिंग बनाए हुए कि फलना जगह पिकनिक जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, भारी टेंशन में आ जाए, इसलिए टेंशन ना लेना। तुम्हारा हम हाफ लाइफ नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे किसका, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को पूरा होने में जो समय लगता हो तो उसका फुल लाइफ, पूरा आयु में, आधा पूरा होने में, आधा समाप्त होने में जितना समय लगता है उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन को कंप्लीट समाप्त होने में जितना समय लगे हो तो उसका फुल लाइफ बना कि भाई इतना समय में वो रिएक्शन समाप्त हो जाता है। बट हमको समाप्त पूरा नहीं करना, आधा, आधा कोई परसेंटेज की भाषा में क्या बोलते हैं, 50%। तो हाफ लाइफ होता क्या है, अभिक्रिया को 50% मतलब आधा समाप्त होने में जितना भी समय लगता है, जो भी रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि जो हम बात कर रहे हैं केवल फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का ये मतलब हुआ नहीं। हाफ लाइफ का मतलब यही होता है, चाहे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोले, आगे हम जीरो ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे, सभी में यही मतलब है। हाफ लाइफ का मतलब ही होता है कि आधा समाप्त होने वाला समय। अच्छा बताइए कब हम समझेंगे कि रिएक्शन आधा समाप्त हो गया, जितना अमाउंट लेकर के आप रिएक्शन को कराइएगा, जितना सांद्रता लेकर के आप रिएक्शन को करवाइएगा, वो सांद्रता
जब घट करके आधा बचेगा, रिएक्शन हो रहा है, सांद्रता घट रहा है, जिस समय इसकी सांद्रता घट करके कहां पहुंच गया, आधा, तो समझिए कि ये रिएक्शन आधा अब क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो 10 से 5 होने में यहां पे जितना टाइम लगा वही टाइम हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइफ। उसी को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। आधा समाप्त होने का मतलब क्या हुआ, सांद्रता जिस समय आधा हो गया, समझिए आधा रिएक्शन समाप्त हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता का, चाहे जितना भी हम इनिशियल में रखे अमाउंट, प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जितना भी समय लगता है वो समय ही उस रिएक्शन का क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। तब बोल सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच concentration of reactant becomes half from the initial concentration is called half life। देखिए, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जो समय लगता है तो उसे ही अर्ध आयु कहा जाता है, तो उसे ही अर्ध आयु कहा जाता है, तो उसे ही अर्ध आयु कहा जाता है। या आप इसी चीज को ऐसे बोल सकते हैं कि आधा सांद्रता होने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन आधा समाप्त हो गया। आधा का मतलब परसेंटेज की भाषा में 50% बोला जाता है। यानी हम इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 50% अभिक्रिया को पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को हाफ लाइफ कहा जाता है। यानी बोल सकते हैं द टाइम ड्यूरिंग विच %50 reaction completed is called half life, is called half life। हाफ लाइफ वाले समय को हम सूचित करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ से या T50% से। हिंदी इसका लिखिएगा 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है तो उसे ही अर्ध आयु कहा जाता है। अब देखिए, यही टाइम को हमें फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए पता करना है। यदि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को आधा समाप्त होने में हमें कितना समय लगेगा, उसी चीज को हम यहां निकालने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है काइनेटिक इक्वेशन से, फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसा कि आप जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गतिज समीकरण से यदि आपको पता है कि टाइम जो होगा वो क्या होगा 2.303 बटे के इंटू लॉग ए बटे ए माइनस एक्स होता है।
जैसा कि आपको मालूम है कि सांद्रता A से -x होने में कितना समय लग रहा है, t, तो टाइम ऐसे नहीं निकालेंगे, t बराबर इसी समीकरण से वो t का मान निकलेगा। अब देखिए इस समीकरण को हम बोल देते हैं फिलहाल फर्स्ट। मान लिया जाए यदि x का मान, कैसे हम समझेंगे कि ये रिएक्शन आधा समाप्त हो गया, जब सांद्रता घट करके आधा पहुंच जाएगा या जब सांद्रता आधा खर्च हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन आधा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। एक्स क्या बता रहा है, वो कितना टी टाइम में कितना घट रहा है सांद्रता, वही एक्स बताए, और ए तो इनिशियल वैल्यू बता रहा है। यदि एक्स का मान हम a/2 ले लेते हैं, मतलब खर्च हम यहाँ कितना दिखा रहे हैं, इनिशियल का आधा, तो बताए इतना खर्चा होने का मतलब हुआ कि रिएक्शन आधा समाप्त हो गया। और इतना खर्च होने में जो समय यहां लगेगा, क्या हम उसी समय को बोल देंगे टी हाफ, हाफ लाइफ। भाई आधा खर्च हो रहा है तो इतना खर्च होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ। अब इसी को हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। आइए इसको हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, फॉर्म फर्स्ट में टी बराबर, टी को क्या रख देंगे, टी हाफ बराबर, जब टाइम को हम टी हाफ रख चुके हैं तो बताओ एक्स का मान क्या रखेंगे, a/2, यानी 2.303 बटे के इंटू लॉग, बताओ a/a/2, इसका मतलब 2.303 बटे के और log 2। आपको मालूम है log 2 का वैल्यू क्या होता है, यानी टी हाफ बराबर log 2 का मान होता है 0.301 बटे के, यानी टी हाफ बराबर इन दोनों का गुणनफल होगा 0.693 बटे के। ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को आधा समाप्त होने में जब भी समय पूछे तो सीधा आंख मूंद करके फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, टी हाफ, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला बना, टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। इसी फॉर्मूला से हम हाफ लाइफ निकालेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के हाफ लाइफ का फॉर्मूला बना। क्या आप यहां से बताइए कि क्या फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ तापमान पर डिपेंड कर रहा है, हालांकि तापमान यहां दिखाई नहीं पड़ा है लेकिन तापमान पर डिपेंड होने वाला टर्म है। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़े होंगे कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट का मान बढ़ता, जानते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा तो बताओ हाफ लाइफ का मान क्या होगा, घटेगा। आया समझ में? यानी आपसे पूछा जाए कि तापमान बढ़ाने पर हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का बढ़ता है या घटता है, शायद आपको दिख रहा है घट रहा है। टी बढ़ेगा तो के का मान बढ़ेगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बढ़ता है, रेट कांस्टेंट बढ़ने का मतलब हो गया हाफ लाइफ का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी हम इसी चीज को बोल सकते हैं लैंग्वेज की भाषा में, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर then increase the rate constant of reaction due to increase the rate constant of reaction, half life of reaction, half life of
of first order reaction decreases. लिखेंगे यदि तापमान को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का दर स्थिरांक बढ़ जाता है और अभिक्रिया का दर स्थिरांक बढ़ जाने के कारण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु घट जाता है। अच्छा बताइए, क्या फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रहा है? इनिशियल सांद्रता पर नहीं। क्या है? क्योंकि यहां इनिशियल सांद्रता कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब हुआ चाहे सांद्रता 10 को आधा करने में जितना समय लगता है उतना ही टाइम 20 भी लिया जाए उस रिएक्शन का सांद्रता, तो उसको भी आधा होने में उतना ही समय लगेगा। 100 लेंगे उसको भी आधा होने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ वाला समय जो है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये बात को हम बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent from initial concentration of reactant। लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि बताओ किस ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो क्या जवाब होगा? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का ही रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो उतार लिए होंगे। तो हम ये जाने कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है उसको आधा समाप्त होने में जो टाइम लगता है वह टाइम जो होता है सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इधर लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इधर उस फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ, मान लिया जाए जब सांद्रता 1 है तो 1 को आधा होने में यदि हम बोल देते हैं कि उस रिएक्शन को 10 मिनट टाइम लगता है, तो उसी रिएक्शन का सांद्रता यदि 2m लिया जाए तो इसको भी आधा होने में 10 मिनट का ही समय लगता है। क्यों? चूंकि टाइम जो हाफ लाइफ वाला जो टाइम होता है वो तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम इसका सांद्रता इसका डबल भी ले लें तो अब भी यहाँ इसको भी आधा होने में 10 मिनट का ही समय लगेगा। यदि 8 ले लेते हैं 8m, इसका दुगना का, इसको भी आधा होने में इतना ही समय लगता है। यदि इसका भी दुगना ले लें और इसको भी आधा होने में यानी 1660 होने में 10 मिनट का ही टाइम लगेगा। यानी कि साफ दिख रहा है कि सांद्रता पर हाफ लाइफ ने चाहे सांद्रता जो भी लीजिए लेकिन उसको आधा होने में हमेशा जो समय होगा वो समय सेम ही होगा। यानी कि हम यहां से ग्राफ बना सकते हैं हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ बनाते हैं। कंसंट्रेशन चाहे बढ़ाइए चाहे घटाइए
हर समय हर सांद्रता पर टाइम सब जगह क्या मिल रहा है, सेम। ये ग्राफ हो जाएगा, सारा दे रहा है सभी जगह टाइम क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। मान लीजिए टाइम 10 मिनट है तो सब जगह 10-10 मिनट ही लगा, तो ये ग्राफ बनता है। यानी कि ये भी ग्राफ कौन ऑर्डर के रिएक्शन को बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का। हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का ये ग्राफ कौन ऑर्डर के रिएक्शन को बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। क्यों? क्योंकि ग्राफ में क्लियर दिख रहा है कि सांद्रता बढ़ाए हैं या घटाएंगे, लेकिन हर सांद्रता पर जो टाइम दिख रहा है, हाफ लाइफ वाला जो समय दिख रहा है, वो समय सब जगह क्या है, सेम है। चलिए आइए यहां से कुछ और कंसेप्ट बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम एक फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को करवा रहे हैं 100 कंसंट्रेशन लेकर के, तो 100 से 50 होने में इस रिएक्शन को 20 मिनट का समय लग रहा है, यही 20 मिनट हाफ लाइफ बनेगा। 100 से 50 होने में कितना समय लगा, 20 मिनट का समय लगा। तो उसी रिएक्शन को 50 से 25 होने में जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, अभी भी 20 मिनट का ही समय लगेगा। सांद्रता चाहे घटाते रहिए या बढ़ाते, दे रहे हैं 16 जब रहता है तो उसको भी आधा होने में 10 मिनट लग रहा है इसका, इस 8 भी लेंगे तो उसका भी आधा होने में उतना ही समय लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता है। यानी 50 से 25 होने में अभी भी समय 20 मिनट का ही वहां लगेगा, और 25 को फिर से 12.5 होने में यहां भी समय कितना लगेगा, 20 मिनट का ही समय लगता है। इसको भी फिर आधा होने में अभी भी जो समय लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, वो समय कितना लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ ज्यादा सांद्रता था तो यहाँ रेट भी ज्यादा होगा, यहाँ कम सांद्रता दिख रहा है तो रेट भी स्लो हो गया, लेकिन आधा होने वाला समय सब जगह क्या मिलता है, सेम। अच्छा बताइए, जब हम 100 से लेकर के रिएक्शन करा रहे हैं तो 100 से घट करके यहाँ कितना बचा, 25। इसका मतलब कि यहाँ पहुंचने का मतलब हुआ कि रिएक्शन कितना समाप्त हो गया, 75 समाप्त हो गया। 75 का तो प्रोडक्ट बन चुका है, 25 से बचा हुआ है। तो 100 से 25 पहुंचने का मतलब ये हुआ कि वह रिएक्शन 75% क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो बताइए कि 75% समाप्त होने वाला जो टाइम होगा, जिसको हम सूचित करेंगे T75% से। जैसा कि आप जानते हैं कि 50% वाला टाइम को सूचित किया जाता है T50%, उसी तरह से कि 75% रिएक्शन को समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम को किससे सूचित करेंगे, T75%। तो क्या हो जाएगा, कितना समय लगेगा, 20 + 20 40 मिनट। 40 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 मिनट का मतलब ये हुआ कि T75% बराबर हाफ लाइफ, 20 मिनट उसका क्या है, हाफ लाइफ रिएक्शन का। तो हाफ लाइफ का दुगना बोल सकते हैं, यानी हम T गुने 2 गुने इसको बोल सकते हैं T हाफ। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि 75% रिएक्शन को समाप्त होने में जो समय लगता है, वो हाफ लाइफ का क्या समय लगता है, दुगुना समय लगता है। उसी तरह से जब 100 से 12.5 पहुंचेगा तो इसका मतलब कि 87.5% रिएक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बताओ, यहां बताइए कि 87.5% रिएक्शन को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कितना समय लगा, 20 + 20 + 20 60। तो 60 को लिख सकते हैं 3 गुने 20, और 20 का मतलब क्या है, हाफ लाइफ। तो इस तरह का दो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ रिलेशन बना है। सवाल इस रिलेशन पर काफी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सवाल ऐसे पूछ देता है कि बताइए कि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसको 50% समाप्त होने में 15 मिनट का समय लगता है, तो बताइए उसी रिएक्शन को 87.5% समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो 15 मिनट का क्या करेंगे, तिगुना कर देंगे, आंसर क्या मार देंगे, 45 मिनट जो है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का रिलेशन बनाए, जो ये दोनों रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो उतार लिए होंगे।
आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सब इज 75% completed in 60 minutes. Find the half-life period of the reaction. देखेंगे एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 60% पूर्ण होने में 75% पूर्ण होने में 60 मिनट समय लगता है, तो उस अभिक्रिया का अर्ध आयु निकाले। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो 60 मिनट लगता है, और हमें निकालना है हाफ लाइफ पीरियड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 75% समाप्त होने में जो समय लगता है 2 गुने हाफ लाइफ के बराबर समय लगता है। ये समय दे चुका है 60 मिनट, 2 गुने हाफ लाइफ कैंसिल 30, तो टी हाफ बराबर 30 मिनट। यही होगा। या चाहे इसका दूसरा मेथड देखिए। ये ट्रिक जो है ये 75 और 50% वाले के लिए ही काम करेगा। ये मेथड जनरल मेथड है, चाहे 80% समाप्त होने में समय दे दे, चाहे 90% समाप्त होने में समय दे दे, हाफ लाइफ पूछे, तो ये जनरल मेथड बता रहे हैं जो कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकता है। ये मेथड, ये तरीका, ये ट्रिक तो केवल जब 75% और 50% वाला का रिलेशन रहेगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमें निकालना क्या, हाफ लाइफ पीरियड। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला होता है 0.693/K। रेट कांस्टेंट का मान क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो फिलहाल इस समीकरण को भी हम कुछ मान लेते हैं फर्स्ट, और सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट के वैल्यू को निकालते हैं। उसके लिए सवाल को कुछ डाटा दिया हुआ कि 75% पूर्ण समाप्त होने में 60 मिनट समय लगता है। जब भी ऐसा सवाल पूछे, यहां से यहां तक का जो भी लाइन मिलेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि 75% कंप्लीट होने में 60 मिनट लग रहा है, तो ऐसा रहेगा, तो हमें ऐसा माना कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कितना मान लेकर के काम। परसेंटेज वाला जब भी सवाल मिलेगा आंख मूंद करके यूनिडायरेक्शनल काम कीजिए, एक ही डायरेक्शन में काम कीजिए। माना कि इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। हमेशा परसेंटेज वाला सवाल जनरल मेथड है, इस जनरल तरीका सब में ये काम करेगा। माना कि प्रारंभिक सांद्रता कितना है, 100, तो बताओ आफ्टर द कंप्लीशन of 75% फाइनल कंसंट्रेशन बराबर कितना, 75% पूर्ण होने के बाद बचा सांद्रता कितना, 25। खुद सोचिए, 100 लेंगे इनिशियल, 75% जब समाप्त हो जाएगा तो बचेगा कितना, 25 बचेगा। 80% वाला टाइम देता तो 80% समाप्त होने के बाद फाइनल सांद्रता कितना बचता, 20। 90% बोलता तो कितना हो जाता, 10। 99% होता तो कितना हो जाता, 1 बचता। जैसा कि आप जानते हैं टाइम निकालने का समीकरण फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए T2.303/K इंटू log A/A-x। अब देखो
तो टी कितना दिया हुआ है 75%, ये कंडीशन 75% का दिख रहा है। तो 100 से 25 होने वाला समय दिया हुआ 60 मिनट, टाइम तो दे चुका 2.303 बटे के लॉग इनिशियल 100 और 60 मिनट के बाद फाइनल कितना बचेगा 25, 4 यानी कि 60 बराबर 2.303 बटे के इंटू लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 log 2, चूंकि 2 का स्क्वायर 2 इधर आएगा तो 2 log 2, ये कैंसिल 30, तो 30 बराबर 2.303 बटे के और log 2 का मान 0.301, तो के का मान बताओ, ये दोनों का गुणनफल 0.693 बटे इधर कितना हो जाएगा 30। के का मान जो ही आया तो इस के वैल्यू को किस में रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट में, क्या हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बटे के का मान रख दो 0.693 बटे 30, कैंसिल 30 ऊपर जाएगा 30 मिनट। देखो आंसर आ गया। अब तुम जरा सर ये मेथड लंबा गया, पहला मेथड ही सही है, सही है मानते हैं, तुरंत आंसर आ गया, बट वो मेथड केवल 75 और 50 वाला 50% और 75% का रिलेशन पर सवाल लगा तब नहीं लगा सकते। मान लीजिए बोल दिया 80% कंप्लीट होने में समय 60 मिनट, तो यहाँ 100 से 20 यूज करेंगे तब नहीं आएगा, तो टी के निकालेंगे के कमान रख देंगे। तो ये क्या है, कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकता है, ये जनरल है, बट वो क्या है ट्रिक है, ट्रिक सब में काम नहीं करेगा। ठीक है 75 और 50% वाला जब भी आपको सवाल आएगा तो आप उस तरह से सवाल बना सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए एक और सवाल आपके बोर्ड पर है, कहता है द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है, हाफ लाइफ बता रहे हैं, टी हाफ कितना दिया हुआ 6.93 मिनट। हमसे पूछता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन विल बी, मतलब कि एक प्रथम कोटि का विक्रिया है जिसका कि आधा समाप्त होने में समय इतना मिनट लग रहा है, तो उस रिएक्शन को 99% समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो बता हाफ लाइफ दिया होगा, आप हाफ लाइफ को क्या फॉर्मूला जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बटे के, आईसी का मान कितना दिया हुआ है 6.93, कैंसिल कैंसिल 0.1, तो के का मान कितना आ जाएगा 0.1, ये टाइम मिनट में है तो इसलिए के का मान किस में आएगा मिनट इनवर्स। हमसे पूछता है कि वह रिएक्शन को 99% समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो कैसे निकालेंगे। देखो फिर परसेंटेज वाला सवाल आ गया, जनरल मेथड बताए थे जब भी परसेंटेज वाला सवाल हो तो आंख मूंद करके ये 2 लाइन लिखिए, माना कि लेट, इतना काम करने के बाद ही सवाल बनेगा इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता कितना मान लेते हैं 100, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 99% फाइनल कंसंट्रेशन 1 बचेगा। आप जानते हैं T बराबर 2.303 बटे के लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, तो 2.303 के का मान निकाल चुके हैं 0.1 इंटू लॉग ए हो गया 100 और ए माइनस एक्स फाइनल कितना बचा, लॉग 100 का मान कितना होता है 2 और 0.1 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, 10 ऊपर भेज देंगे, यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा 2.303, क्या हम 10 ऊपर भेज सकते हैं, हाँ 10 गुने लॉग 100 का मान कितना होता है 2, इसको गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, मतलब कि 10 से गुना करो तो हो जाएगा कितना है 23.03 गुने 2, यानी कि T बराबर कितना, यानी 46.06 मिनट।
आपका ऑप्शन बी। तो तो आज का क्लास बस इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।